हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबी शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आपको पीछे मैंने हुंड का नियम पढ़ाया था। हुंड के नियम के बाद का आज का हमारा अगला टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वांटम संख्याओं का निर्धारण। चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हम क्वांटम संख्याओं को, जो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं थी, उन्हें कैसे निर्धारित कर सकते हैं। चलिए इस बात पे चर्चा करेंगे। तो आपको जैसा मालूम है कि जो क्वांटम संख्याएं होती हैं 4 प्रकार की होती हैं और हर एक क्वांटम संख्या एक दूसरी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जरिए हम देखेंगे कि कैसे, किस रूप में हमारी जो क्वांटम संख्याएं होती हैं इनका हम निर्धारण कर सकते हैं। चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से जो क्वांटम संख्याएं होती हैं इनका निर्धारण करने के लिए आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, n l के पावर x। ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में अच्छा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उसका पैटर्न ही यही होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इसी रूप में किया जाता है, जहाँ पे कोई भी आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। एज अ एग्जाम्पल आप मान लीजिए, जैसे आप मान लेते हैं आप ऑक्सीजन का कर रहे हैं, है ना। आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करेंगे तो इसे 2 6 ये हो गया। लेकिन जब आप इसे कोश और उपकोश को दर्शाते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तब इस परिस्थिति में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होगा 1s2 2s2 2p6। अब इस रूप में जरा देखिए, n के स्थान पे 1, l के स्थान पे s और x के स्थान पे 2। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे किए जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी फॉर्मूले पर आधारित होते हैं। इसी फॉर्मूले का जो मानक रूप होता है उसी को रखते हुए हम अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो जरा देखते हैं कि अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हमारी क्वांटम संख्याओं का निर्धारण करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का पैटर्न यही तो होता है और सारी की सारी क्वांटम संख्या यहीं से रिप्रेजेंट हो जा रही है। जरा देखिए, इस सूत्र में स्मॉल n मुख्य क्वांटम संख्या है। क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है इसी को आप लोग कोश कहते हो। और जो l है ये आपकी दिग्यांशी क्वांटम संख्या है। और जो दिग्यांशी क्वांटम संख्या होती है इसी को आप लोग उपकोश कहते हो, है ना। और जो आपका x है, ये x इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझ में? ठीक। तो यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है? मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात कोश को रिप्रेजेंट करता है। l क्या रिप्रेजेंट करता है? दिग्यांशी क्वांटम संख्या। दिग्यांशी क्वांटम संख्या माने उपकोश। और x क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हम क्या करते हैं, जो क्वांटम संख्याएं होती हैं उनका निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है। अब जरा आप देखते हैं कुछ कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हम जो है क्वांटम संख्याओं का निर्धारण करेंगे। एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया भी था कि जो उपकोश होते हैं, उपकोशों को अक्षरों में भी और जो है अंकगणितीय अक्षरों में भी डिनोट किया जा सकता है। जैसे जो दिग्यांशी क्वांटम संख्याएं होती हैं अर्थात जो उपकोश होती है 4 होती हैं, s p d f, ये हमारे उपकोश हो गए। और उपकोशों के अगर हम दिग्यांशी क्वांटम संख्याओं को यानी l को रिप्रेजेंट करेंगे तो l को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, s को हम लोग 0 से लिखते हैं, p को हम लोग 1 से लिखते हैं, d को हम लोग 2 से लिखते हैं और f को हम लोग 3 से लिखते हैं। तो ये l जो है, जो दिग्यांशी क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, उसका ये अंक गणितीय कोड है।
बात समझ, जिसे हम लोग अक्षरों में एस पे डीएफ में निरूपित करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर आधारित कुछ सांख्यिक प्रश्न कि कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है। तो ये चीजें आपको मालूम रहेंगी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा वो इसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ रहेगा, और इस पैटर्न में जो एन रहेगा ये कोस अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, जो यल रहेगा ये मुख्य दिग्यांशी क्वांटम संख्या अर्थात उपकोष को निरूपित करेगा, और जो हमारा यक्स है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निरूपित करेगा कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हमको देने हैं। बात समझ में? चलिए देखिए, जैसे कुछ हमको अंकित प्रश्न इस पे दिए गए हैं, चलो देखते हैं कि इन अंकित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमसे कह रहा है 1s2, 2p5, 3d8, 4f12 प्रतीक क्या जानकारी देते हैं? 1s2, 2p5, 3d8, 4f12 ये एक हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बीच बीच से कुछ पार्ट उठा करके दे रहा है, और हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि ये जो मान हैं जो दिए गए हैं आपके सामने ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले आप हर एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दिए गए मान को क्या करिए, सबसे पहले जो फॉर्मूला अभी मैंने पीछे बताया उसी के साथ तुलना कर दीजिए। तो इसकी जरा आप 1s2 की तुलना n यल के पावर यक्स से कर दो। से करने का जब आप तुलना करोगे तो n के स्थान पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यल जो कि दिग्यांशी क्वांटम संख्या है, जो कि उपकोष को रिप्रेजेंट करेगा यस, ठीक। और आपको मैंने बताया था कि यस का जो प्रतीक होता है ये 0 होता है, तो यल बराबर 0, और यहां लिख देंगे यस उपकोष। अब यल बराबर 0 क्यों लिखा जाता है इसका भी रीजन आपको पीछे मालूम है। जैसे यल का जो मान होता है, जो दिग्यांशी क्वांटम संख्या होती है, ये n पर निर्भर करती है। कैसे? जरा देखोगे, यल निकालने का मैंने तरीका क्या बताती है, यल इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ पे नंबर्स ऑफ मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? 1 है, तो मुख्य क्वांटम संख्या 1 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, और 0 माने यस उपकोष। बात समझ में? ठीक। तो इसी प्रकार से 2p5 की तुलना जब आप इससे करोगे तो तुलना करने पर आपको मिलेगा n बराबर 2 यानी दूसरा कोष। n बराबर 2 यानी दूसरा कोष के नाम से, या दूसरी मुख्य ऊर्जा स्तर कह सकते हो आप, दूसरी मुख्य क्वांटम संख्या कह सकते हो आप इसे। और अब जरा देखो, जब इसकी तुलना यहाँ से कराओगे तो जो उपकोष मिलेगा ये हमको उपकोष, यहाँ जरा देखो, यल दिग्यांशी क्वांटम संख्या अर्थात उपकोष बताता है, यल के स्थान पे इस बार p है, तो ये हो गया उपकोष p। और अगर आप यल की वैल्यू निकालना चाहते हो कि यल का मान कितना होगा, या p को किसे डिनोट कर रहे हैं, अगर नहीं याद है आपको तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए n माइनस 1। तो यल इज इक्वल टू n के स्थान पे कितना है? 2 है, 2 माइनस 1 करोगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी दिग्यांशी क्वांटम संख्या यानी उपकोषों की संख्या यहाँ पे 1 है। बात समझ में? इसी प्रकार से यहाँ पे 3d8, इसकी भी इसी तुलना करिए। इसकी जब इससे तुलना करोगे तो n के स्थान पे देखो कितना मिला है यहाँ पे? 3, यानी कोषों की संख्या, ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी यहाँ पे? 3 है। और यल की तुलना के स्थान पे यहाँ पे d है, और यानी d यल माने उपकोष, और उपकोष क्या था यहाँ पे? d वाला उपकोष है। और अब जरा देखिए दिग्यांशी क्वांटम संख्या निकाल लो। तो दिग्यांशी क्वांटम संख्या जो होती है ये n माइनस 1 से निकालोगे, तो n माइनस 1 जब करोगे तो 3 में से 1 घटाओगे तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे यल बराबर 2 यानी उपकोषों की संख्या कितनी यहाँ पे? 2 है। बात समझ में? इसी प्रकार से आप यहाँ पे ये जो आपको 4f12 दिया है, 4f12 की तुलना जब आप n यल के पावर x से करोगे तो n के स्थान पे कितना मिल जाएगा? 4, यानी कैथा कोष, चौथा कोष। बात समझ में? और यल के स्थान पे कितना है? f है, तो उपकोष आपका क्या हो जाएगा? f उपकोष हो जाएगा। और f उपकोष को किस दिग्यांशी क्वांटम संख्या से डिनोट करते हैं, अगर ये बात आपको देखनी है तो आप यल बराबर n माइनस 1 अप्लाई कर दो, और जब अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n के स्थान पे 4 माइनस 1 बराबर 3। बात समझ में? तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा क्वांटम संख्याओं का निर्धारण कर सकते हैं। कुछ अन्य उदाहरण और देखते हैं।
चलिए देखिए, अगला प्रश्न हमसे कर रहा है कि टू पी सिक्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। चलिए देखिए, 2p6 के लिए हमको चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 2p6 की तुलना n के पावर x से करने पर n बराबर 2, यानी मुख्य क्वांटम संख्या ये हो गई हमारी पहली क्वांटम संख्या। चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने थे, तो ये मिल गई मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2। ये चीज मिल गया हमको। अब अगर आपको दूसरा दिग्यांशी क्वांटम संख्या निकालनी है तो दिग्यांशी क्वांटम संख्या l बराबर n-1, l इज इक्वल टू 2 - 1 बराबर हो जाएगा। यहां से आपको मिल गया क्वांटम संख्याओं का। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो अच्छा, यहाँ पे आप sp6, हाँ ठीक है। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो जो दिग्यांशी क्वांटम संख्या की वैल्यू 1 आई है, ये कौन से कोश को रिप्रेजेंट कर रही है, सॉरी कौन से कोश को रिप्रेजेंट कर रही है? पी, क्या लिख देंगे आप? पी उपकोश। और तुलना करने पर x जो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ x बराबर 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका। अब आप जान रहे हो कि यम का जो मान होता है, यम का मान यल पर निर्भर करता है। आप जानते हो कि यम बराबर, जिसे आप लोग कहते हो चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या यम का जो मान होता है ये प्लस यल से कहां तक? माइनस यल तक होता है। तो प्लस यल से माइनस यल तक जरा इसको लिख डालो, तो यम बराबर ये हो जाएगा प्लस यल के स्थान पे यल की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 1 फिर 0 और -1, ये हो गई यम की वैल्यू। और आप जान रहे हो कि यम इज इक्वल टू 2l + 1, तो यम इज इक्वल टू 2 × 1 + 1 बराबर 3। देखो 3 तो है कि नहीं? यहाँ पे 3 क्वांटम संख्या की जो तीसरी क्वांटम संख्या है, यहाँ पे 3 लोग हैं कि नहीं है? +1 0 -1, ठीक, निकल करके आ गया हमारे सामने। अब आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि ये 3 प्रकार की तो क्वांटम संख्या निकल गई। अब हम चौथी प्रकार की क्वांटम संख्या को जरा सा निकालते हैं। तो चौथी प्रकार की क्वांटम संख्या को देखिएगा। चौथी प्रकार की क्वांटम संख्या निकालने के लिए अगर आप ऑर्बिटल भर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जरा देखिए, कौन सा उपकोष? पी उपकोष है। पी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? जाहिर सी बात है 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ। और पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। आपको कल बताया गया था 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो भरने का हुंड का नियम क्या था? पहले एक इलेक्ट्रॉन दे दो, उसके बाद इसे पेयर्ड करो। हो गया। मैंने बताया था कि ये हाफ इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हाफ इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि ये पहला इलेक्ट्रॉन है और पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम संख्या होगा, देखो पहले का पॉजिटिव डायरेक्शन तो इसे +½ से, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है निगेटिव है, इसे ½ माइनस से लिखते हैं। अगेन वही, तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव हाफ, चौथे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव हाफ, एंड फिर पांचवें वाले इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव हाफ, एंड छठे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव हाफ। तो जो स्पिन क्वांटम संख्या होती है, इस स्पिन क्वांटम संख्या का मान +1/2 से लेकर के कहां तक का होता है? -1/2 तक का होता है। बात समझ में? ठीक। तो इस प्रकार से अगर किसी भी हमको ऑर्बिटल के विषय में जानकारी निकालनी है, उसमें भरने वाले इलेक्ट्रॉन के विषय में जानकारी निकालनी है, तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो आप यहां से तुलना कर करके किसी भी क्वांटम संख्या का मान निकाल सकती हैं। किसी भी ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉनों को फिल कर सकते हैं। बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। शेष कल पढ़ते हैं। तो जो चीज़ें आपको टॉपिक में ना समझ में आए, आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछा करिए। हम आपको अगली वीडियो में बताने समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।